तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट्स. ओके, टुडे वी शैल नो अबाउट शियर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस. इन दोनों चीज़ के बारे में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं. तो शियर मॉडुलस इज जो एसोसिएटेड विद शियर स्ट्रेस. ओके, वेयर शियर स्ट्रेन इज इन पिक्चर. हमने शियर मॉडुलस के बारे में हमने शियर स्ट्रेस के बारे में सीखा था. शियर स्ट्रेस कुछ ऐसे डेवलप होता है जैसे ये एक मान लो बार है और हम कुछ ऐसे फोर्स लगाएं, चाहे ऐसे कह लो चाहे ऐसे कह लो, जो ये स्ट्रेच या कंप्रेस करने के बजाय ऐसे कुछ कट करने का टाइप का, जैसे चॉपिंग करते हैं, है ना, उस टाइप का इफ़ेक्ट पैदा करे, तो इसको शियर इफ़ेक्ट तो डेवलप होता था शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस वाज शियर फोर्स. शियर स्ट्रेस टाउ से रिप्रेजेंट करते थे. शियर स्ट्रेस वाज शियर फोर्स डिवाइडेड बाय, जैसे ये लग रहा है ना, तो ये कितने टोटल एरिया पर लग रहा है, तो वो टोटल एरिया ये जहाँ पर वो फोर्स लग रहा है. और शियर स्ट्रेस जो था वो प्लेन में ऐसे दिखाते हैं. आप इसके लिए कॉन्सेप्ट जो स्ट्रेस की थी वो आप देख सकते हो. तो शियर स्ट्रेस ऐसे लगाते हैं और शियर स्ट्रेस से पैदा होती थी शियर स्ट्रेन. शियर स्ट्रेन वाज नथिंग बट एंगुलर डिफॉर्मेशन. तो शियर स्ट्रेस से पैदा होता था शियर स्ट्रेन. उसको रिप्रेजेंट करते थे गामा, और वो मेजर किया जाता था रेडियन में. एंगल की कोई यूनिट नहीं होती है. शियर स्ट्रेस की यूनिट वही सारी स्ट्रेस की एक ही होती हैं, फोर्स पर एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या जो भी आपका एरिया हो. शियर स्ट्रेन रेडियन में मेजर की जाती हैं. और शियर स्ट्रेन इज नथिंग बट, आप समझ सकते हो, ये है एंगुलर डिफॉर्मेशन. वही रेडियन एंगुलर डिफॉर्मेशन. और ये कैसे होता है ये हम आपको समझा चुके थे. कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस में आप देख सकते हैं. तो जब तक स्ट्रेस यानी शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन दोनों के डेवलपमेंट में लीनियर रिलेशनशिप होता है, यानी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, भले ही यहाँ पर शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन हो, यानी ये हुक्स लॉ फॉलो करता है. और हुक्स लॉ में एक और चीज़ है कि इलास्टिक बिहेवियर भी हो, यानी लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर, यानी ये रिलेशनशिप भी हो और इलास्टिसिटी भी हो. दोनों मिला के ही हुक्स लॉ फॉलोइंग कहा जाता है कि भाई ये चीज़, ये पूरा जो कंडीशन है ये हुक्स लॉ अभी फॉलो कर रहा है. तो जब ऐसा होता है तो सेम जैसे हमने यंग मॉडुलस का यूज किया था, तो अगर इसको इक्वलिटी पर आप रखते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को जी से रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत लोग इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से, और बहुत लोग यहाँ जी लिखते हैं. ओके, तो ये जो जी है यही होता है शियर मॉडुलस. ये भी मटेरियल की पहचान होती है. कोई मटेरियल, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर स्टील है और वो हुक्स लॉ जब तक फॉलो कर रहा है,
यानी उसमें डेवलप्ड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और वो इलास्टिक बिहेवियर कर रहा है, तब तक उसका जो ये शियर मॉडुलस है वो उसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ठीक है, अगर हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो शियर मॉडुलस डिफाइन नहीं होता है। शियर मॉडुलस इसी रिलेशनशिप के लिए डिफाइन होता है। शियर मॉडुलस G इक्वल टू शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, यानी कितना शियर स्ट्रेस बॉडी पर लगाया गया और उस बॉडी में एंगुलर डिफॉर्मेशन कितना हुआ। ठीक है, ये है आपका शियर मॉडुलस, और इसकी भी यूनिट आप देख रहे हैं, ये तो एंगुलर डिफॉर्मेशन एंगल है, कोई यूनिट नहीं है, तो स्ट्रेस की ही यूनिट जो होगी वो शियर मॉडुलस की यूनिट होगी, यानी न्यूटन पर एरिया। ओके, अब देखिए एक और चीज़, बल्क मॉडुलस के, ये क्या होता है? तो जैसे हमने बताया था कि अगर किसी बॉडी पर यूनिफॉर्मली चारों ओर कोई प्रेशर लगाया जाए हर तरफ से, अब ये हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो इस बॉडी पर जो स्ट्रेस लगेगी वो यही है प्रेशर। जो ये बॉडी जो स्ट्रेस फील करेगा वही होगा, वो होगा इस प्रेशर के इक्वल। अब ये प्रेशर लगने पर ये बॉडी का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब बॉडी क्या होगी, बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, उसका वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगा। मान लो ये वॉल्यूम हो गया, तो ये पहले था वॉल्यूम ओरिजिनल V बड़ा, अब फाइनल वॉल्यूम V डैश कम, तो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो फाइनल मतलब V माइनस V डैश आ जाएगा, यानी घटेगा। वॉल्यूम जो है वो घटेगा, वॉल्यूम में घटोतरी हो रही है, यानी वॉल्यूम घट रहा है। एक्चुअली चेंज जो होता है वो लिखते हैं हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप समझ सकते हो जो वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है वो कुछ निगेटिव आएगा। ओके, तो हमने आपको क्या बताया था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डेट वाज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर प्रेशर बाहर से लग रहा है तो आप इसको निगेटिव साइन देंगे, क्योंकि वॉल्यूम में घटोतरी हो रही है, यानी कम हो रहा है। और अगर यही प्रेशर अंदर से काम कर रहा होता, या जैसे किसी गुब्बारे में प्रेशर देकर हवा भरो तो गुब्बारा फूलता है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो उस जगह आपका अगर प्रेशर अंदर से काम कर रहा होता तो यही वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन आपकी आती वो पॉजिटिव आती। ठीक है, ये आप साइन याद रखिए। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो ऐसे केस में जब तक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है और उसमें इलास्टिसिटी मौजूद रहनी चाहिए। ठीक है, याद रखना, इलास्टिक बिहेवियर हो, प्लास्टिक बिहेवियर ना हो, यानी उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन ना है। इलास्टिक बिहेवियर जब तक रहता है और स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है, यानी हुक्स लॉ फॉलो करता है, तो आप उसको यूं लिखो, स्ट्रेस की जगह पर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू, ये है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी डेल्टा V डिवाइडेड बाई V। अगर प्रेशर आप बाहर से दे रहे हैं तो यहाँ पर आप निगेटिव वाला साइन यूज करेंगे, और P इक्वल टू यहाँ पर जब आप ये लीनियरली प्रोपोर्शनल का जब निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है डेल्टा V डिवाइडेड बाई V, और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं बल्क मॉड्यूल। तो सब चीज़ें कुछ वैसी ही हैं, जैसे सारे मॉड्यूल वैसे ही हैं। सबका रिलेशनशिप लगभग सेम ही है।
चाहे वो यंग मॉडुलस हो, चाहे वो शियर मॉडुलस हो, चाहे वो बल्क मॉडुलस हो, ये सब तभी डिफाइन होते हैं जब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और मटेरियल इलास्टिक बिहेव कर रहा हो। यानी मटेरियल जब तक लीनियरली इलास्टिक बिहेविंग कर रहा हो। हुक्स लॉ जो है वो क्या है, वो लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर जो है वही है हुक्स लॉ। इलास्टिक भी हो और स्ट्रेस और स्ट्रेन में लीनियरली बिहेवियरशिप हो, या फिर टेंजाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कुछ ऐसे लिखते थे। तो आई थिंक आपको ये तीनों प्रकार के मॉडुलस क्लियर हो गए हैं, हुक्स लॉ क्लियर हो गया है, हाँ, और ये कैसे डिफाइन होते हैं, हाँ, फार्मूले ये सब क्लियर हो गए हैं। ओके, अब हम चलते हैं नए कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो आप उनको लाइक और सब्सक्राइब करें और सीखते रहें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये अगर आप इनको बहुत अच्छे से समझेंगे तो यकीन मानिए आपको किसी अन्य सोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कोचिंग नहीं ली थी, कॉन्सेप्ट बस बहुत क्लियर थे। ठीक है, तभी मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करता गया। तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक, जितना आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे उतनी ही आसानी से आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो अभी कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। ठीक है, जब सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तब हम लोग सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आप देखिएगा आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।